कहानी की शुरुआत में दूर दूर तक न कोई आदमी दिख रहा था और न ही किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर बस बर्बादी का नजारा था। कभी लोगों की भीड़ और गाड़ियों के शोर से भरे रहने वाले उस शहर में आज हर तरफ सन्नाटा था। एक वीरान पड़े स्टोर में एक परिवार सांस रोककर कुछ सामान इकट्ठा कर रहा था। कोई डर था जिसने उन्हें पूरी तरह चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। वे एक दूसरे से भी सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे। परिवार के मियां बीवी ली और एवलिन ने शाम होने से पहले जरूरी चीजें इकट्ठा कर लीं और घर लौटने के लिए तैयार हो गए। तभी उनका 4 साल का बेटा बो कहीं से एक खिलौना रॉकेट उठा लाया। उसे देखते ही सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि बैटरी से चलने वाला वह रॉकेट ऑन होते ही तेज आवाज कर सकता था। ली ने सावधानी से बो से वह रॉकेट ले लिया और उसकी बैटरी निकालकर अलग रख दी। फिर वे सभी घर की ओर निकलने लगे। उनकी बड़ी बेटी रेगन, जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, बो का अच्छे से ध्यान रख रही थी। रेगन ने देखा कि रॉकेट छिन जाने से बो उदास हो गया था। उसे खुश करने के लिए रेगन ने उसे खाली रॉकेट पकड़ा दिया और खुद भी स्टोर से बाहर आ गई। लेकिन नादान बो ने चुपके से रॉकेट की बैटरियां भी उठा लीं। इस बात से अनजान ली और एवलिन बच्चों के साथ कतार में चलकर घर की ओर बढ़ गए। कदमों की आहट न हो इसलिए वे नंगे पांव चल रहे थे। उनका बड़ा बेटा मार्कस बीमार था, इसलिए ली उसे गोद में उठाए हुए था। वहीं मासूम बो रेगन के पीछे चल रहा था। तभी बो ने रॉकेट में बैटरी डालकर उसे चालू कर दिया, जिससे उसमें संगीत बजने लगा। रेगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही ली और एवलिन ने वह आवाज सुनी, वे घबरा गए। अचानक घने जंगलों के बीच से एक खतरनाक प्राणी गोली की रफ्तार से भागता हुआ बो की तरफ बढ़ा। ली ने तुरंत मार्कस को नीचे उतारकर पूरी ताकत से बो की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वह भयंकर प्राणी बो को झपट कर ले गया। ली और एवलिन सदमे में थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर वह डरावना प्राणी कौन था जो मामूली से आवाज पर भी टूट पड़ता था? असल में ठीक 9 दिन पहले मेक्सिको में अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड गिरा था। उसी के साथ ये भयानक एलियन धरती पर आए थे। ये प्राणी पूरी तरह अंधे थे, लेकिन उनकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वे हवा में होने वाली मामूली हलचल और धीमी से धीमी आवाज भी महसूस कर सकते थे। अगर कोई इंसान हल्की सांस भी लेता तो वे उसे पकड़ने के लिए बिजली की तेजी से दौड़ पड़ते और उसे मार डालते। इन प्राणियों की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, जो उनके लिए एक ढाल की तरह काम करती थी। इस कारण उन पर गोली या बम का कोई असर नहीं होता था। वे इतने तेज थे कि कुछ ही समय में पूरी धरती पर फैल गए और लगभग सभी इंसानों और जानवरों को खत्म कर दिया। इनसे बचने का बस एक ही तरीका था, बिल्कुल शांत रहना। इसी वजह से ली और एवलिन अपने बच्चों के साथ अब तक बचे हुए थे। लेकिन आज एक छोटी सी गलती ने उनसे उनका एक बच्चा छीन लिया था। अब उस घटना को 1 साल बीत चुका था। ली और एवलिन के सामने उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वे किसी तरह बो को भूलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बो की कमी को पूरा करने के लिए एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। एवलिन 9 महीने की गर्भवती थी और जल्द ही बच्चा होने वाला था। उन्होंने पहले से ही बच्चे की सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए थे। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, वे उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर एक आवाज रोकने वाले बक्से में रखेंगे, ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न जाए। वे लोग घने जंगलों के बीच बने अपने फार्म हाउस में रहते थे और खेती करके गुजारा करते थे। बेटे को खोने के बाद ली और ज्यादा सतर्क हो गया था। उसने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा लिए थे, ताकि घर को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। साथ ही उसने फर्श और सीढ़ियों पर ऐसे निशान बना दिए थे जहां पैर रखने से लकड़ी की चरमराने की आवाज न हो। ली उन एलियन प्राणियों की जानकारी इकट्ठा करने में भी लगा था। उसने पता लगाया कि इस इलाके में कुल 3 एलियन मौजूद हैं। अब वह उनकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वह रेडियो के जरिए देश विदेश में SOS सिग्नल भेजकर मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था। उन खतरनाक प्राणियों से बचने के लिए आवाज के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी था, लेकिन रेगन सुन नहीं सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। ली उसकी इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। रेगन एक खास सुनने वाली मशीन पहनती थी, जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। इसका एक हिस्सा उसकी खोपड़ी के अंदर लगा था, जो उसकी सुनने वाली नसों ऑडिटरी नर्व से जुड़ा था, और दूसरा हिस्सा बाहर पहना जाता था। जब भी कोई आवाज होती थी, यह मशीन सीधा उसकी नसों को सिग्नल भेजती थी, जिससे रेगन को यह पता चलता था कि आवाज किस ओर से आ रही है। लेकिन रेगन की मशीन केवल तेज आवाजों पर काम करती थी, इसीलिए ली ने इसे सुधार कर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, ताकि रेगन को हल्की से हल्की आवाज भी सुनाई दे सके। रेगन आज भी खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानती थी।
उसे लगता था कि अगर उस दिन उसने बो को खिलौना रॉकेट न दिया होता तो वह आज जिंदा होता। हालांकि अब रेगन अपने पिता के कामों में मदद करके खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन पिछले हादसे के बाद से ली उसे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपता था। वह उसे अपने सीसीटीवी रूम में भी नहीं आने देता था, क्योंकि वहां रेडियो, माइक और स्पीकर रखे थे। अगर रेगन गलती से कोई आवाज करने वाली मशीन ऑन कर देती तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी बात को लेकर रेगन अपने पिता से नाराज थी। एक दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने नदी पर जा रहा था। रेगन ने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन ली ने मना कर दिया। उसने रेगन से कहा कि वह घर पर रहकर अपनी मां की मदद करे और फिर मार्कस के साथ निकल गया। यह सुनकर रेगन बहुत नाराज हो गई और गुस्से में अपना बैग पैक करके घर से कहीं निकल गई। अब एवलिन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद एवलिन बेसमेंट से कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी। तभी सीढ़ी पर लगी एक कील उसकी बोरी में फंसकर सीधी हो गई। वह नुकीली कील ठीक उसी जगह थी जहां पैर रखने का निशान बना हुआ था, लेकिन एवलिन उसे देख नहीं पाई। इधर ली और मार्कस नदी में मछली पकड़ने में लगे थे, जबकि उधर मायूस रेगन अपने भाई की कब्र के पास जा पहुंची। उसी दौरान एवलिन अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी उसकी डिलीवरी का समय आ चुका था। एवलिन जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी ताकि बाहर लगी रेड लाइट जलाकर अपने परिवार को इमरजेंसी का इशारा दे सके, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका पैर उस नुकीली कील पर पड़ गया। दर्द के मारे वह बुरी तरह तड़प उठी। उसके हाथ से बेटे का फोटो फ्रेम छूटकर नीचे गिरा और तेज आवाज के साथ टूट गया। एवलिन इतनी मजबूर थी कि दर्द में चीख भी नहीं पाई। दर्द सहते हुए उसने किसी तरह अपना पैर कील से निकाला और लंगड़ाते हुए नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन कर दिया। बाहर लाल बत्ती जल उठी, जो इमरजेंसी का इशारा था। अब वह वापस ऊपर जाने लगी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फोटो फ्रेम के गिरने की आवाज सुनकर एक खौफनाक प्राणी घर के अंदर घुस चुका था। डर से कांपती एवलिन फौरन एक शेल्फ के पीछे छुप गई। उधर दूसरी ओर ली मछलियां पकड़कर मार्कस के साथ घर लौट रहा था। जैसे ही उसने चारों तरफ जलती लाल बत्तियां देखीं, वह समझ गया कि कुछ गंभीर खतरा है और तुरंत घर की ओर भागा। बेसमेंट में छुपी एवलिन को एक टाइमर मिला। उसने जल्दी से टाइमर में कुछ सेकंड का समय सेट किया और उसे एक कोने में रख दिया। फिर खुद दूसरे कोने में जाकर छुप गई। इतने में ही वह खतरनाक प्राणी हलचल महसूस करके बेसमेंट में आ घुसा। वह एवलिन के बहुत करीब था। लेबर पेन से जूझती एवलिन अपनी सांसों की आवाज भी दबाए खामोश खड़ी रही। तभी अचानक टाइमर का अलार्म बज उठा। आवाज सुनकर वह प्राणी तेजी से उस ओर लपका और इसी मौके का फायदा उठाकर एवलिन बेसमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह मेन डोर से बाहर जाने वाली थी, उसने देखा कि एक और प्राणी घर के बाहर घूम रहा है। डर के मारे एवलिन तुरंत दीवार की आड़ में छुप गई। अब उसके लिए हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उधर ली दूसरे घर में मार्कस के साथ छुपा खौफनाक मंजर देख बेचैन हो रहा था। तभी उसने मार्कस को एक टॉर्च दी और जल्दी से रॉकेट जलाने को कहा, जिसे उन्होंने पहले ही घर से दूर एक जगह पर सेट कर रखा था। डरा सहमा मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भागा और इधर ली अपनी बंदूक लोड करने लगा। एवलिन अब ऊपरी मंजिल के बाथरूम में पहुंच चुकी थी और बाथटब में छुपी हुई थी। बच्चे को अब और ज्यादा देर तक गर्भ में रखना मुश्किल हो चुका था। वह कभी भी जन्म लेने वाला था, लेकिन तभी उसकी हल्की हल्की सिसकियों को महसूस करते हुए वह खौफनाक प्राणी भी धीरे धीरे बाथरूम के करीब पहुंचने लगा। अब एवलिन का बचना नामुमकिन लग रहा था। तभी दूसरी ओर मार्कस ने रॉकेट जला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ आतिशबाजी शुरू हो गई। धमाकों की आवाज सुनते ही वे खौफनाक प्राणी तेजी से उस दिशा में भाग खड़े हुए। उसी पल दर्द से कराह रही एवलिन जोर से चीख पड़ी। इतने में ही ली बंदूक लेकर घर के अंदर पहुंचा। उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे जो बाथरूम की ओर जा रहे थे। घबराया हुआ ली जब बाथरूम में पहुंचा तो देखा कि बाथटब खून से सना हुआ था। यह देख ली का दिल बैठ गया। उसे लगा कि एवलिन भी उन प्राणियों का शिकार हो चुकी है। वह आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया। पर तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। ली की नजर पड़ी। वह एवलिन थी। एवलिन अब भी जिंदा थी। उसने इस खतरनाक स्थिति में भी बहादुरी से एक बेटे को जन्म दिया था। एवलिन को सही सलामत देखकर ली को थोड़ी राहत मिली। अब इससे पहले कि बच्चे के रोने की आवाज बाहर जाए, ली फौरन एवलिन और बच्चे को उठाकर एक दूसरे घर में ले आया, जिसके बेसमेंट में उन्होंने पहले से ही बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बक्सा तैयार कर रखा था। लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर एक एलियन प्राणी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। ली फौरन बेसमेंट में घुसा और दरवाजे को एक मोटे गद्दे से ढक दिया।
उसने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बक्से में रखा ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न जाए। तब जाकर ली ने राहत की सांस ली। इसी दौरान दूसरी ओर रेगन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के बीच जलती हुई एक हल्की रोशनी नजर आई। रेगन उस रोशनी को देखने लगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि एक खौफनाक प्राणी उसे महसूस करता हुआ धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था। इन एलियन प्राणियों में एक खास ताकत थी। वे अपनी खोपड़ी को खोलकर मुंह से अजीबोगरीब ध्वनि छोड़ते थे, जिससे आसपास की चीजों का अंदाजा लगा सकते थे। इसी तरह रेगन का भी पता लगाता हुआ वह प्राणी धीरे धीरे बिल्कुल उसके पीछे पहुंच चुका था। तभी अचानक रेगन की कान की मशीन से एक तेज और तीखी आवाज निकलने लगी, जिससे वह खौफनाक प्राणी तड़प उठा और अगले ही पल वहां से भाग गया। वहीं वह आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही थी, लेकिन जैसे ही प्राणी भागा, आवाज बंद हो गई। रेगन को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाई और उस रोशनी के पीछे झाड़ियों में चल दी। जब वह रोशनी के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह एक टॉर्च थी जो एक ट्रैक्टर के पास पड़ी थी। जैसे ही रेगन उस टॉर्च को उठाने गई, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह डर गई, पर जब उसने देखा तो पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि उसका भाई मार्कस था, जो डर के मारे कांप रहा था और ट्रैक्टर के नीचे छुपा हुआ था। अपनी बहन को देखते ही उसे राहत मिली। दूसरी ओर ली एवलिन को बेसमेंट में सुलाकर अपने बच्चों को ढूंढने बाहर आया। अब वह खतरनाक प्राणी वहां से जा चुका था, लेकिन उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। इस दौरान घर में एक पानी का पाइप टूट गया था, जिससे पानी लगातार टब में भर रहा था। ली को इस बात का पता नहीं था और वह अपने बच्चों को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। उधर टब पानी से भर चुका था और अब वह पानी बेसमेंट में बहने लगा। इसी दौरान मार्कस और रेगन अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर छुपे हुए थे और अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। ली भी जी जान से उन्हें ढूंढने में लगा था। कुछ देर बाद एवलिन अचानक नींद से जागी। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था। ऊपर से झरने की तरह पानी नीचे आ रहा था। उसी वक्त एवलिन की नजर अपने बच्चे के बक्से पर पड़ी। बक्सा खुला हुआ था, लेकिन वहां से बच्चे की कोई आवाज नहीं आ रही थी। एवलिन घबरा गई। वह तुरंत उठने लगी। तभी उसकी नजर एक अंधेरे कोने में गई। वहां एक खौफनाक प्राणी बैठा था जो कुछ खा रहा था। यह देखकर एवलिन के होश उड़ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना वह फौरन बक्से की ओर भागी। अब बेसमेंट में कमर तक पानी भर चुका था। तभी वह खौफनाक प्राणी भी पानी में उतर आया। एवलिन ने घबराकर बक्से के अंदर झांका। उसका बच्चा सही सलामत था। खुशकिस्मती से बच्चे ने कोई आवाज नहीं की थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। एवलिन बच्चे को लेकर एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन वह खतरनाक प्राणी मौत बनकर उसके आसपास मंडरा रहा था। अगर बच्चे के मुंह से जरा भी आवाज निकलती तो उनकी मौत पक्की थी। दूसरी ओर रेगन अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुकी थी और अब अकेले घर जाना चाहती थी। यह देख मार्कस उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसका पैर अनाज की टंकी के दरवाजे पर पड़ गया। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, इसलिए मार्कस सीधा टंकी के अंदर गिर गया। लोहे के दरवाजे से हुई तेज आवाज के कारण एवलिन के पास घूम रहा प्राणी बिजली की गति से उस ओर दौड़ पड़ा, जिससे एवलिन तो बाल बाल बच गई, लेकिन अब मार्कस बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अनाज से भरी वह टंकी दलदल की तरह थी। जितना मार्कस बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता जाता। तभी टंकी का एक दरवाजा टूटकर उसके पास गिरा, जिससे वह और ज्यादा फंस गया। दरवाजे के गिरने की आवाज सुनकर वह खतरनाक प्राणी भी गोली की तरह टंकी की ओर दौड़ पड़ा। खेतों से गुजरते हुए उसे टंकी की ओर भागते देख ली को भी समझ आ गया कि उसके बच्चे वहां हैं। इधर मार्कस की जान खतरे में देखकर रेगन भी टंकी के अंदर कूद गई और उसने दरवाजे को मार्कस की ओर खिसका दिया। मार्कस ने दरवाजे का सहारा लेकर खुद को बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से रेगन पूरी तरह मक्के में डूब गई। मार्कस ने जल्दी से अनाज में हाथ डालकर रेगन को ढूंढा और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। हालांकि वे दोनों एक मुसीबत से तो बच गए, लेकिन टंकी के अंदर हुए इतने शोर के बाद अब उस एलियन से बचना नामुमकिन था। अगले ही पल वह खौफनाक प्राणी टंकी के अंदर कूद पड़ा। यह देखकर रेगन और मार्कस ने दरवाजे को अपने ऊपर ढक लिया, लेकिन उस प्राणी ने अपने नुकीले पंजों से लोहे का दरवाजा फाड़ना शुरू कर दिया। वह दोनों का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी रेगन की कान की मशीन से फिर से एक तीखी आवाज निकलने लगी, जिससे प्राणी के कानों में जैसे सुइयां चुभ गईं और वह दर्द से तड़पते हुए टंकी को फाड़कर वहां से भाग निकला। रेगन और मार्कस मौत के मुंह से बचकर टंकी से बाहर निकल आए। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ पहुंच चुका था। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर ली को राहत मिली। इस दौरान एवलिन सीसीटीवी रूम से उन्हें देख रही थी।
तभी ली को आसपास किसी एलियन प्राणी के होने का एहसास हुआ। उसने बच्चों को फौरन सामने खड़ी गाड़ी की ओर भेज दिया और एक शेड से कुल्हाड़ी उठाकर चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। बदकिस्मती से वह प्राणी शेड के ऊपर ही था। ली पलटकर उस पर वार करने ही वाला था कि तभी प्राणी ने उसे अपने पंजों से मारकर दूर फेंक दिया। यह देख मार्कस डर के मारे चीख पड़ा, जिससे प्राणी को मार्कस और रेगन का भी पता चल गया और वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर से रेगन की कान की मशीन से एक तेज आवाज निकलने लगी, जो रेगन को भी परेशान कर रही थी। इसलिए उसने अपनी मशीन बंद कर दी। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस मशीन से बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती थी, जो इंसानों को तो सुनाई नहीं देती थी, लेकिन वे प्राणी उसे महसूस कर सकते थे और सहन नहीं कर पाते थे। यही उनकी कमजोरी थी, लेकिन रेगन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगले ही पल वह प्राणी कार पर झपट पड़ा और रेगन अब मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उधर ली होश में आ चुका था, लेकिन वह बुरी तरह घायल था। अपने बच्चों को खतरे में देखकर ली का दिल और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ऐसे हालात में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने इशारे से अपने बच्चों को बताया कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और अगले ही पल जोर से चिल्लाया। ली की चीख सुनते ही वह प्राणी उसकी तरफ दौड़ा और एक झटके में उसे मार डाला। अपनी जान देकर ली ने अपने बच्चों को बचा लिया था। मार्कस और रेगन उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट कर घर लौट आए। एवलिन ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। सीसीटीवी के जरिए उसने भी ली को मरते हुए देख लिया था, लेकिन इस वक्त वह कमजोर नहीं पड़ सकती थी। तभी उसे पता चला कि एक प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वह फौरन बच्चों को लेकर बेसमेंट में छुप गई, जहां सीसीटीवी मॉनिटर लगे थे। एवलिन ने अपने नवजात बच्चे को मार्कस को सौंप दिया और बंदूक लेकर उनकी सुरक्षा में खड़ी हो गई। अगले ही पल वह प्राणी भी बेसमेंट में घुस आया और हर हल्की सी आवाज की तरफ पंजा मारने लगा। हालांकि एवलिन के पास बंदूक थी, लेकिन उसे पता था कि गोली उस प्राणी की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। इसी बीच रेगन की नजर अपने पिता के रिसर्च पर पड़ी। उसे समझ आया कि ये प्राणी आवाज के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और उसकी कान की मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी आवाज के कारण ही वे उससे दूर भागते थे। ये समझते ही रेगन ने अपनी कान की मशीन दोबारा ऑन कर दी। उससे निकली तेज आवाज ने उस प्राणी को तड़पने पर मजबूर कर दिया, मानो उसके पूरे शरीर में सुइयां चुभ रही हों। हालांकि इसका असर रेगन के कानों पर भी हो रहा था। तभी उसकी नजर एक माइक पर पड़ी। रेगन ने अपनी मशीन माइक से जोड़ दी, जिससे वह आवाज और तेज हो गई। अब तो वह प्राणी दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा और उसकी खोपड़ी का सख्त खोल अपने आप खुलने लगा। जैसे ही उसका असली चेहरा दिखा, एवलिन ने बिना देर किए शॉटगन से उसके मुंह पर गोली दाग दी, जिससे उसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए और आखिरकार वह प्राणी मारा गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर बाकी दो प्राणी भी उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन अब एवलिन और रेगन को उनकी कमजोरी पता चल चुकी थी। डर और घबराहट की जगह उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। अब वक्त था उन प्राणियों को सबक सिखाने का। रेगन ने स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दिया और माइक उठा लिया। वहीं एवलिन ने अपनी बंदूक दोबारा लोड कर ली और जंग के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।